Assalamualaikum class. This is मोहम्मद हाशिम ज़िया and you guys are watching मैथमेटिक्स by हाशिम ज़िया. बच्चों, आज की क्लास के अंदर हम लोग एक नए चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं. फर्स्ट में मैथ्स का चैप्टर है, चैप्टर नंबर 4, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट तरीन चैप्टर है आपकी किताब का. बहुत से बच्चों को इसमें प्रॉब्लम हो रही थी. बहुत से बच्चों ने मुझसे फरमाइश करी कि सर इस चैप्टर को पहले स्टार्ट करें. तो आइए भाई इस चैप्टर को स्टार्ट कर लेते हैं. बिलीव मी, बहुत आसान चीज है. अगर आप कॉन्सेप्चुअल पढ़ेंगे आराम से आप सारी एक्सरसाइजेस को सॉल्व कर सकते हैं. तो चैप्टर नंबर 4 सीक्वेंस सीरीज को आज की क्लास में स्टार्ट कर रहे हैं. सबसे पहले नंबर के ऊपर, चूंकि लेक्चर नंबर 1 आ रहा है सीक्वेंस सीरीज का, तो सबसे पहले नंबर के ऊपर आपको क्या मालूम होना चाहिए कि लव सीक्वेंस क्या होता है. जब तक आपको ये बेसिक मायने नहीं पता चलेंगे ना, कुछ भी नहीं कर सकते. आपको ये मालूम होना चाहिए कि सीक्वेंस कहते किसे हैं. भाई इस चैप्टर का जो नाम है सीक्वेंस सीरीज, सीक्वेंस के मायने क्या हैं. तो याद रखिएगा, सीक्वेंस कहलाता है किसी एक रूल के तहत, ऑर्डर के तहत नंबर्स को लिखना. सीक्वेंस क्या होता है कि भाई ऑर्डर के तहत नंबर्स को लिखना सीक्वेंस कहलाता है. किसी डेफिनेट ऑर्डर के ऊपर, यानी कि कोई पैटर्न हो, कोई ऑर्डर हो, कि जिसके ऊपर आप नंबर्स को कभी भी लिखते हो दुनिया के अंदर, तो सीक्वेंस बन जाता है. कि ऑर्डर के ऊपर क्या लिखना, नंबर्स को. मैं इसकी एग्जांपल आपको देखता हूं, भी आप पहचान जाओगे. फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे कहता हूं 2,4,6,8,10. अब अगला नंबर क्या होगा ये कोई जाहिल भी बता सकता है. वो बोलेगा सर देखें, 2, 4, 6, 8, 10, ये तो सर एक पैटर्न बन रहा है कि 2 में 2 का इजाफा किया 4 बन गया, 4 में 2 का 8, 6, 6 में 2 का 8, 8 में 2 का 10, तो अगला नंबर तो सर 12 होगा. तो ये जो आपने नंबर्स को लिखा ना, ये नंबर्स का लिखना कहलाता है सीक्वेंस. क्यों? क्योंकि आपने एक पैटर्न के ऊपर नंबर्स को लिखा. आपने आड़े तिरछे नंबर नहीं डाले, एक पैटर्न के ऊपर लिखा. फॉर एग्जाम्पल मैं आपके सामने नंबर्स लिख दूं 1,3,5,7,9. अगला नंबर हर बच्चा बता सकता है कि सर अगला नंबर क्या होगा. अगला नंबर होगा 11. क्यों? क्योंकि अगेन ऑड नंबर्स की मुझे दिख रही है कि एक सीक्वेंस चल रहा है. ऑड नंबर्स हैं सारे के सारे, देखो एक डेफिनेट पैटर्न फॉलो हो रहा है. तो ऐसा नहीं है कोई आड़े तिरछे नंबर लिखे हुए थे. यानी कि पहला नंबर 1 आ गया, दूसरा नेगेटिव का 7, चौथा आपके पास 18 आ गया, और फिर 19वां आ गया, फिर ये आ गया. अब मैं आपके सामने को ये सीक्वेंस लिख दूं ना, आप बोलोगे सर ये सीक्वेंस नहीं है. क्यों नहीं है सीक्वेंस? क्योंकि नंबर्स किसी ऑर्डर को फॉलो नहीं कर रहे. अगला नंबर पिछले नंबर से कोई रिलेशन फॉलो नहीं करवा रहा. तो सीक्वेंस कहते किसे हैं? सीक्वेंस कहते हैं कि भाई नंबर्स को लिखना, नंबर्स को अरेंज करना किसी पैटर्न के ऊपर, किसी ऑर्डर के ऊपर, तो ये सीक्वेंस कहलाता है. सही है ना भाई. अच्छा, सीक्वेंस के एक और मायने होते हैं प्रोग्रेशन. ये चीज अक्सर एमसीक्यूज में पूछी जाती है, तो हमेशा याद रखिएगा सीक्वेंस का एक और नाम क्या होता है, प्रोग्रेशन होता है. भाई अगर मुझसे पढ़ रहे हो, मेरे चैनल से तैयारी करो, तो साथ साथ आपके एमसीक्यूज की तैयारी भी कवर करवाऊंगा. क्योंकि मैं खुद एप्टीट्यूड टीचर हूँ अल्हम्दुलिल्लाह. नस्ट आईबीएस स्टूडेंट्स के लेक्चर्स भी डाले मैं यूट्यूब के ऊपर, सारे फ्री ऑफ कॉस्ट, और साथ साथ उनको पढ़ा भी रहा होता हूँ. तो सारे आपको साथ साथ शॉर्ट ट्रिक्स वगैरह बता रहा हूँ कि भाई एमसीक्यूज रिलेटेड भी. सही है ना भाई. तो सीक्वेंस का एक और नाम क्या होता है, प्रोग्रेशन. अच्छा, हमने लव सीक्वेंस तो समझ लिया सीक्वेंस किसे कहते हैं. अब बढ़ते हैं सीरीज के ऊपर कि भाई ये सीरीज क्या होती है. आइए इसको भी देख लेते हैं. देखो मेरे प्यारे शागिर्दों, कभी भी आपके पास कोई भी सीक्वेंस हो, अगर उस सीक्वेंस में दो नंबर्स के दरमियान कोई पॉजिटिव नेगेटिव साइन आ रहा हो. क्या कहा मैंने? अगर कभी भी सीक्वेंस के नंबर्स के दरमियान पॉजिटिव नेगेटिव साइन हो, तो ऐसे सीक्वेंस को सीरीज कहा जाता है. अब आप बोलेंगे सर क्या मतलब, सर समझ में नहीं आई बात, एग्जांपल दें जरा. भाई देखो, मैं आपसे कहता हूं कि आपकी ये देखो, ये जो चीज है ना, ये आपकी नॉर्मल सीक्वेंस है, 2,4,6,8,10,12. अगर मैं यहाँ पे कॉमे के बजाय क्या लगा दूं, प्लस या माइनस का साइन. अगर मैं कॉमा हटा के क्या हम लगा दें, प्लस या माइनस का साइन, जो भी फॉलो हो रहा हो, प्लस या माइनस का साइन. सही है ना. तो ऐसी टर्म को हम क्या कहते हैं, ऐसे सीक्वेंस को हम सीरीज कहते हैं. सही है ना भाई. क्या कहा मैंने, दोबारा बात को समझिएगा. सीरीज क्या होती है, ऐसा सीक्वेंस जिसमें दो नंबर्स के दरमियान प्लस या माइनस का साइन होता है. जब लव सीक्वेंस कहा तो जाहिर सी बात है नंबर्स पैटर्न के ऊपर अरेंज हुए हुए हैं. मगर डिफरेंस क्या है सीक्वेंस और सीरीज के अंदर, कि भाई सीक्वेंस में दो नंबर्स के दरमियान कॉमा होता है, सीरीज में पॉजिटिव नेगेटिव के साइंस होते हैं. क्लियर है मेरा बेटा.
कोई भी एक साइन होगा, पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, दोनों भी हो सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन दी किस चीज की सीरीज आ रही है। क्लियर है मेरे प्यारे शागिर्दों? यहां तक की बात सबको क्लियर है कि भाई सीक्वेंस क्या होता है? नंबर्स को लिखना किसी फिक्स पैटर्न के ऊपर, नंबर्स को लिखना किसी ऑर्डर के ऊपर, नंबर्स को लिखना किसी डेफिनेट रूल के ऊपर, और कॉमे से उनको सेपरेट करना, ये कहलाता है सीक्वेंस। सीक्वेंस का एक और नाम क्या होता है? प्रोग्रेशन होता है। और सीरीज क्या होता है भैया? सीरीज कहते हैं किसी भी सीक्वेंस के अंदर अगर नंबर्स को कॉमे के बजाय पॉजिटिव नेगेटिव साइंस के ऊपर अलग किया जा रहा हो तो ऐसे सीक्वेंस को सीरीज कहा जाता है। तो ये दो बेसिक बातें तो हम लोगों ने डिस्कस कर ली। अब चलते हैं एक्सरसाइज 4.1 के ऊपर, जिसको पढ़ाना मेन मकसद है आप लोगों के लिए। अब देखो भाई, एक्सरसाइज 4.1 या फिर आसान भाषा में इंट्रोडक्शन ऑफ सीक्वेंस इन सीरीज है कि भाई आपके पास दुनिया में कितनी तरह के सीक्वेंसेस होती हैं या सीरीज होती हैं। हमेशा याद रखिएगा, दुनिया में बेतहाशा सीक्वेंसेस होते हैं, बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे होते हैं। एपी भी होता है, अर्थमेटिक, जीपी भी होता है, ज्योमेट्रिक, हार्मोनिक भी होता है, उनके अलावा भी होते हैं। तो यहाँ पे हम स्टार्टिंग के अंदर कुछ बेसिक सीक्वेंसेस को पहले डिस्कस कर लेंगे, सही है ना? बेसिक सीक्वेंसेस को मैं एक एक क्वेश्चन आपको साथ साथ करवाता जाऊंगा और फिर किताब के क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेंगे हाथ के हाथ ही। लेट सपोज, अकॉर्डिंग टू, सबसे पहले क्या कर रहे हैं भाई? एक्सरसाइज नंबर 4.1 के ऊपर मूव कर रहे हैं। अब देखो, एक्सरसाइज 4.1 को भी सॉल्व कर नहीं सकते जब तक कि आपको मैं इंट्रोडक्शन ना दे दूं कि 4.1 में क्या टॉपिक पढ़ने वाले हैं, सही है ना भाई? तो पहले हम कॉन्सेप्ट समझेंगे, फिर 4.1 के क्वेश्चन को देख लेंगे। तो सही है ना भाई? तो प्यारे शागिर्दों, अब जरा बात को समझते हैं कि भाई चूंकि अब अभी ये सबसे पहले हम बेसिक्स को डिस्कस करेंगे कि भाई सीक्वेंसेस की या सीरीज की बेसिक्स क्या होती हैं। बेसिक्स का मतलब क्या? बुनियादी बातें, जिस तरह नर्सरी के अंदर एबीसीडी पहले पढ़ते थे ना, फिर इंग्लिश पढ़ना आपको आ गई, तो वैसे ही एबीसीडी पहले सीखेंगे, क्योंकि एक नई चीज है, एक नया टॉपिक है, बड़े मजे का टॉपिक है। तो भाई देखो, चूंकि हमें कुछ बेसिक बातों का पहले आइडिया होना चाहिए, तो सबसे पहले हम सीखेंगे कि बेसिक टाइप्स ऑफ सीक्वेंसेस क्या होते हैं। बेसिक टाइप्स ऑफ सीक्वेंस, ये बड़े मजे की चीज है, सही ना? ये बड़े मजे की चीज है, बेसिक टाइप्स ऑफ सीक्वेंस। देखो, मैं जो नोट्स बनवा रहा हूँ ये कहीं और नहीं मिलेंगे आपको, तो ये साथ साथ फॉलो करिएगा और क्लास के बाद बैठ के इनको प्रॉपरली अपनी कॉपी में नोट डाउन किया करें, सही है ना भाई? बेसिक टाइप्स ऑफ सीक्वेंस, बेसिक टाइप्स ऑफ सीक्वेंस के अंदर सबसे पहली जो टाइप आती है इसको हम कहते हैं ट्राइंगुलर सीक्वेंस। क्या कहते हैं मेरे प्यारे शागिर्दों? ट्राइंगुलर सीक्वेंस। अच्छा, तो भाई अब जब फाइनली हम लोग बेसिक टाइप्स ऑफ सीक्वेंसेस के ऊपर जा रहे हैं, क्योंकि हमें एक्सरसाइज 4.1 को सॉल्व करना है, या फिर आसान भाषा में जब हम चैप्टर 4 को सॉल्व कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली हमें पहले कुछ बेसिक बातों को डिस्कस करना होगा, कुछ बेसिक एबीसीडी को सीखना होगा। तो आइए देखिए मेरा बेटा, हमारे पास सबसे पहले क्या चीज आ रही है? हमारे पास सबसे पहले जो बेसिक टाइप ऑफ सीक्वेंस आ रहा है, ये क्या है? ट्राइंगुलर सीक्वेंस। ये क्या आ रहा है मेरा बेटा? ट्राइंगुलर सीक्वेंस। बहुत मजे का सीक्वेंस है, लिटरली आपको भी मजा आएगा। क्या कहलाता है? ट्राइंगुलर सीक्वेंस कहलाता है, सही है ना भाई? ट्राइंगुलर सीक्वेंस है। अच्छा, ट्राइंगुलर सीक्वेंस क्या होता है? मैं आपको उसकी रिप्रेजेंटेशन दिखा देता हूँ कि हमें जो भी नंबर निकालने को दिया जाता है ना, उसको हम ट्राइंगल्स की सूरत में रिप्रेजेंट करवाते हैं। उसको इस तरीके से हम लोग ट्राइंगल्स की सूरत में रिप्रेजेंट करवा रहे होते हैं, उसको हम लोग ट्राइंगल्स की सूरत के अंदर रिप्रेजेंट करवाते हैं। मगर खुदारा इस चीज को पढ़ने की जरूरत नहीं है, इससे आपका दिमाग खराब होगा। मैं आपको इसकी आसान चीज बताऊंगा, बहुत बेहतर तरीके से समझाऊंगा। ट्रायंगुलर सीक्वेंस क्या होता है? मैंने आपको क्या बताया? ट्रायंगुलर सीक्वेंस एक बेसिक सीक्वेंस होगा कि जिसके अंदर हमें ट्रायंगुलर्स के डॉट के अंदर वैल्यूज को स्पेसिफाई करना होता है। जिसके अंदर हमें क्या करना होता है? हमें कोई ना कोई वैल्यू गिवन होगी, कोई नंबर गिवन होगा। फॉर एग्जाम्पल, मुझे n की वैल्यू गिवन है 3, यानी कि मुझे इस 3 को डॉट्स के अंदर लिख के दिखाना है। लेट सपोज यहाँ पे मुझे गिवन है n की वैल्यू 7, तो यानी कि मुझे 7 डॉट्स की सूरत में अपना ट्राइंगल बनाना है। तो ये होता है ट्राइंगुलर सीक्वेंस, ये होता है ट्राइंगुलर सीक्वेंस, इतना आसान सा। अगेन, बट आपने डॉट्स के ऊपर नहीं करना। इसका एक जनरल टर्म फॉर्मूला होता है। जनरल टर्म फॉर्मूले का मतलब क्या होता है मैथ्स में? मेरे प्यारे शागिर्दों, सीक्वेंस के अंदर जनरल टर्म फॉर्मूला बहुत पढ़ोगे। जनरल टर्म फॉर्मूला कहते हैं लास्ट, इसको एनटीएच फॉर्मूला भी कहते हैं, इसको लास्ट टर्म फॉर्मूला भी कहते हैं। इसके आसान मतलब ये होता है कि किसी भी सीक्वेंस का डायरेक्टली आंसर निकालने का, किसी भी सीक्वेंस का वो जनरल फॉर्मूला कि जिसके अंदर मैं अपने एन की नंबर्स की वैल्यू पुट करूं तो मुझे डायरेक्टली आंसर मिल जाए, उसको हम कहते हैं जनरल फॉर्मूला। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है। तो ट्रायंगुलर सीक्वेंस का जनरल टर्म फॉर्मूला क्या होता है? ट्रायंगुलर सीक्वेंस का जनरल टर्म फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ डॉट्स के लिए
किसके लिए? नंबर ऑफ डॉट्स के लिए, बराबर होता है n इंटू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई टू के। देखो मेरे प्यारे शागिर्दों, किसी को भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं सारी बात अभी रिपीट करूंगा। अभी खाली साथ साथ समझो जो कहना चाह रहा हूं। अभी तक मैंने क्या कहा, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। देखो ट्रायंगुलर सीक्वेंस डिस्कस कर रहे हैं। ट्रायंगुलर सीक्वेंस में मेरे प्यारे शागिर्दों कुछ भी मुश्किल नहीं है। ट्रायंगुलर सीक्वेंस क्या होती है, मैंने इसको पहले आपको उर्दू में समझा दिया। ट्रायंगुलर सीक्वेंस का मतलब क्या है कि आपको जो भी नंबर गिवन होगा जिसका आपको सीक्वेंस फॉर्म करना है, उसको ट्राइंगल की सूरत में स्पेसिफाई करना है, बेसिकली ट्रायंगुलर सीक्वेंस। बट आपको ट्राइंगल्स की सूरत में स्पेसिफाई करने की जरूरत नहीं है, इससे कंफ्यूज हो जाओगे। तो इसको करने का आसान तरीका मैथ्स में क्या होता है कि इसका एक जनरल टर्म फॉर्मूला है। जनरल टर्म फॉर्मूले का मतलब क्या होता है कि भाई एक ऐसा फॉर्मूला कि आपको कोई भी नंबर निकाल दिया जाए निकालने के लिए, तो आप डॉट्स बनाने के बजाय आसानी से क्या करो, उस फॉर्मूले में डालो और चुटकी बजा के आंसर आ जाए भाई, विद इन सेकंड आंसर आ जाए। तो इसको कहते हैं जनरल टर्म फॉर्मूला। अब कैसे सॉल्व करेंगे? फॉर एग्जांपल आपको क्वेश्चन दिखाता हूं। लेट सपोज आपसे एग्जामिनर कहता है कि फाइंड द नंबर ऑफ डॉट्स, फाइंड द नंबर ऑफ डॉट्स या फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स। सही ना? पहले चलो नंबर ऑफ डॉट्स के लिए कर लो। फाइंड द नंबर ऑफ डॉट्स इफ n इज इक्वल टू 3। लेट सपोज आपके पास एमसीक्यूज के अंदर या पेपर के अंदर एक क्वेश्चन आ गया कि फाइंड द नंबर ऑफ डॉट्स इफ n इज इक्वल टू 3। सही है ना? बाय यूजिंग ट्रायंगुलर सीक्वेंस, ये भी लिखा होगा बाय यूजिंग ट्रायंगुलर सीक्वेंस। तो आपको एक फॉर्मूला याद होगा। आप सिंपल तरीके से, आपको मालूम था, आपको आपके टीचर ने पढ़ाया था, फॉर्मूला क्या होता है? n इंटू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई टू। तो जहां जहां n आ रहा है वहां n की वैल्यू 3 डाल दीजिए। तो क्या बन जाएगा? 3 इंटू थ्री प्लस वन डिवाइडेड बाई टू। 3 प्लस वन क्या होता है? 4, 4 थ्री जार सिंपली 12 बन जाएगा, ऊपर नीचे डिवीजन में 2, 2 6 जार 12। तो आपके पास आंसर क्या आ गया क्वेश्चन का? 6 के बराबर आ गया। इस तरीके से आपका क्वेश्चन विद इन सेकंड सॉल्व हो गया। मुझे बताओ इसमें क्या मसले की बात है? भाई इसको मुश्किल भी करके दिखा देता हूं। लेट सपोज एग्जामिनर आपसे कहता है, अल्लाह भला करे, अल्लाह भला करे। लेट सपोज एग्जामिनर आपसे क्या कह रहा है? एग्जामिनर कह रहा है कि फाइंड दी वैल्यू ऑफ नंबर ऑफ डॉट्स, फाइंड दी वैल्यू ऑफ नंबर ऑफ डॉट्स इफ if n is equal to 13, if n is equal to 13 by using triangular sequence। तो आपके जहन में फौरन जनरल टर्म फॉर्मूला जाएगा। आपको इन ट्राइंगल्स के डॉट बनाने की जरूरत नहीं है, इसमें कंफ्यूज हो जाओगे। आसान चीज, जनरल टर्म फॉर्मूला जहन में रखोगे। सिंपल तरीके से क्या करोगे? सिंपल तरीके से फॉर्मूला आपको याद है, इसमें n की वैल्यू को पुट कर दोगे, आपके पास डायरेक्टली नंबर ऑफ डॉट्स का आंसर आ जाएगा। तो मेरे प्यारे शागिर्द क्या आ जाएगा भैया? ये आपके पास आ जाएगा सिंपली 13 इंटू 13 प्लस वन डिवाइडेड बाई टू। 13 प्लस वन क्या हो जाएगा? 14 हो जाएगा। तो 14 इंटू 13 कर दीजिए। तो यहाँ पे 13 का 13 एज इट इज, ब्रैकेट के अंदर 14 डिवाइडेड बाई टू। कैलकुलेटर आप तमाम लोगों को गलती से अलाउड है, तो सिंप्लीफाई कर लोगे। क्या बन जाएगा भाई? 13 को अगर आप 14 से मल्टीप्लाई करो, सिंपली 182 बन जाएगा। क्या बन जाएगा भैया? 182 बन जाएगा। डिवीजन में 2 का 2 एज इट इज, सिंप्लीफाई करोगे तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा? 2 9 जार 18, 2 1 जार 2, 91 डॉट्स आपके अचीव होंगे। तो भाई ये ट्रायंगुलर सीक्वेंस बहुत सिंपल सा सीक्वेंस है। क्या कहता है ये सीक्वेंस? एक बेसिक सी बात कहता है। ये कहता है कि भाई देखो, अगर तुम्हें कभी भी नंबर ऑफ डॉट्स को फाइंड करना हो बाय यूजिंग ट्रायंगुलर सीक्वेंस, तो ये जनरल टर्म फॉर्मूला बस आपको ध्यान में रखना होगा, याद करना होगा। अच्छा मैं एक और चीज बता देता हूँ भाई, सीक्वेंस एंड सीरीज के अंदर फॉर्मूलाज बहुत सारे आएंगे। तो दो चीजें अपने जहन में लाजमी रखिएगा कि अपनी फॉर्मूला शीट साथ साथ मेंटेन करिएगा। जो भी एक्सरसाइज अपने पास स्टार्ट करें उतारना, उस एक्सरसाइज से पहले एक पेज लाजमी छोड़ दें फॉर्मूलाज के लिए, और उस एक्सरसाइज में जितने फॉर्मूलाज यूज होंगे ना, उसको बारी बारी साथ साथ उतारते रहिएगा हर लेक्चर के बाद उस फॉर्मूला वाले पेज के ऊपर, ताकि आपकी ऑटोमेटिकली फॉर्मूला शीट्स बनती जाएंगी, और उनको फिर रोज बैठ के रिवाइज रख के रहिएगा। देखो फॉर्मूलाज जो होते हैं ना, पेपर के अंदर एमसीक्यूज में बहुत ज्यादा आते हैं, ना सिर्फ इंटर के अंदर बल्कि कल जब किसी अच्छी यूनिवर्सिटी का टेस्ट दोगे तो वहां पे भी ये चीज बहुत आती है। देखो मुझ में और किसी और टीचर में डिफरेंस यही है कि मैं आपको बार बार ये बात का याद दिलाता हूँ कि कल को किसी यूनिवर्सिटी का टेस्ट भी देना है, क्योंकि नॉर्मली जो इंटर का टीचर होता है वो खाली इंटर ही पढ़ाता रहता है। बट आपकी सिर्फ मंजिल इंटर नहीं है, आपने इंटर के बाद किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में भी जाना है, नस्ट में, फास्ट में, आईबीए में, एनईडी में, जीआईकेआई में, तो वहां के लिए टेस्ट क्लियर करना पड़ता है। तो उस टेस्ट को बहुत अच्छे से क्लियर कर सकते हैं आप अगर आप इंटर अच्छे से पढ़ लेंगे। सही है ना मेरे प्यारे बच्चे? आइए आगे बढ़ते हैं। अब देखो हमारे पास जो नेक्स्ट सीक्वेंस आ रही होती है इसको हम कहते हैं फैक्टोरियल सीक्वेंस। हमारे पास जो नेक्स्ट सीक्वेंस आती है भैया इसका नाम क्या है?
इस सीक्वेंस का नाम होता है फैक्टोरियल सीक्वेंस। हमारे पास जो नेक्स्ट सीक्वेंस आ रही है, इस सीक्वेंस का नाम क्या है? फैक्टोरियल सीक्वेंस। अगेन ये भी बहुत मजे की सीक्वेंस है। इस सीक्वेंस के अंदर हम एक लफ्ज यूज करेंगे फैक्टोरियल। मैथ्स के अंदर फैक्टोरियल किसे कहते हैं पहले आपको ये मैं बता देता हूं। भाई ये जो एक्सक्लेमेशन मार्क होता है ना, इसको मैथ्स के अंदर फैक्टोरियल कहते हैं। अब ये फैक्टोरियल होता क्या है पहले मैं आपको वो एक्सप्लेन कर देता हूँ। भाई फॉर एग्जाम्पल आपके पास कभी भी 5 फैक्टोरियल लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या होगा कि आप 5 से लेके इससे पहले के जितने भी नंबर्स होंगे उन सबको मल्टीप्लाई करवाते हुए लेके जाओगे। तो 5 फैक्टोरियल का आंसर ऑल्दो 120 होता है, मुझे मालूम है, मुझे तो आपको भी हो सकता है मालूम हो, या अगर नहीं मालूम तो मैं निकालना सिखा देता हूँ। कैसे निकालोगे 5 फैक्टोरियल? 5 फैक्टोरियल का मतलब क्या है? 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। यानी कि जिस नंबर पे भी फैक्टोरियल आता है आप उस नंबर से लेके बिल्कुल लास्ट डिजिट तक के नंबर्स को मल्टीप्लाई करवाते हुए लेके चलते हो। लेट सपोज किसी नंबर पे 9 फैक्टोरियल आ गया, तो 9 फैक्टोरियल का मतलब क्या है कि आप 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। यानी कि अगर किसी टर्म पे 9 फैक्टोरियल आ गया तो 9 फैक्टोरियल का मतलब क्या है कि 9 से लेके टिल 1 तक तमाम नंबर्स को मल्टीप्लाई करवाते हुए लेके चलेंगे। इसी तरीके से लेट सपोज 99 फैक्टोरियल है, तो 99 फैक्टोरियल का मतलब क्या है कि 99 इंटू 98 इंटू 97 इंटू 96 इंटू 95 इंटू 94 इंटू 93 इंटू 92 टिल 1 तक लेके जाओगे। फैक्टोरियल के मायने ही होते हैं। आप चाहो तो फैक्टोरियल को पहले भी स्टॉप कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल ये 99 फैक्टोरियल आ रहा है, मैं चाहता हूं कि इसको मैं 98 फैक्टोरियल पे रोक दूं, तो मैं क्या करूंगा? 98 के बाद फैक्टोरियल का सिंबल लगा दूंगा। यानी कि वही मिसाल हो गई कि भाई मुझे 99 फैक्टोरियल का मतलब क्या है कि 99 इंटू 98 फैक्टोरियल। यानी कि मैंने इसको थोड़ा सा एक्सपेंड करवाया। ये जो मैंने बात बताई है ना, इसको जहन में रखिएगा, आगे बहुत काम आएगी। यानी कि मैंने आपसे क्या कहा, फैक्टोरियल क्या होता है? फैक्टोरियल कहते हैं कि भाई किसी भी टर्म के साथ अगर फैक्टोरियल आ रहा होगा तो उस टर्म से लेके लास्ट टर्म तक के नंबर्स को आपको मल्टीप्लाई करवाना होता है। और फिर मैंने आपको जैसे यहाँ पे एक कंडीशन बताई कि कभी कभार अगर आपके पास बड़ा नंबर आ रहा है या हमें कभी फैक्टोरियल को कैंसिल आउट करवाना है, तो हम एक छोटा सा काम करते हैं कि लेट सपोज मुझे 11 फैक्टोरियल चाहिए फॉर एग्जांपल। मैं इसका एक क्वेश्चन दिखाता हूँ, ये एमसीक्यूज पेपर में बहुत आता है कि ऊपर 13 फैक्टोरियल है, नीचे 11 फैक्टोरियल है। मैं क्या चाहता हूँ, उसको जल्दी से सॉल्व करना चाहता हूँ। तो आप चाहें तो कैलकुलेटर में भी वैसे कर सकते हैं, मगर ये क्वेश्चंस कैलकुलेटर के ऊपर सॉल्व होते नहीं है। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे तो वहां पे आपको ये कॉन्सेप्ट आना चाहिए। तो आप कैसे सॉल्व करोगे? आप बड़े वाले फैक्टोरियल को, जो भी बड़ा वाला फैक्टोरियल होगा उसको वहां तक एक्सपेंड करोगे कि दूसरा फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो जाए। फॉर एग्जाम्पल मैं इस 13 फैक्टोरियल को 11 फैक्टोरियल तक एक्सपेंड करूंगा। अब चूंकि मैं 11 फैक्टोरियल तक एक्सपेंड कर रहा हूं तो यहाँ पे मैं मार्क लगा दूंगा। इसका मतलब क्या है कि भाई जब भी 11 फैक्टोरियल दोबारा एक्सपेंड करना होगा तो वापस वो 1 तक जा रहा होगा। और नीचे क्या मौजूद था? 11 फैक्टोरियल। तो इससे फायदा क्या हुआ कि 11 फैक्टोरियल से 11 फैक्टोरियल क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट। और 13 इंटू 12 करने पे आंसर आ जाएगा। तो मुझे पूरा 1 तक मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा। खैर ये मैंने आपको एक अलग से चीज बता दी, इसको बाद में यूज कर रहे होंगे। तो अब फाइनली हम लोग, जब मैंने आपको फैक्टोरियल क्या होता है ये इस बारे में बता दिया, अब मैं आपको बताता हूँ फैक्टोरियल सीक्वेंस क्या है। भाई देखो मैथ्स के अंदर हर चीज को करने का कोई ना कोई सीक्वेंस एग्जिस्ट कर रहा होता है। अब हमारे पास सीक्वेंस की एक बेसिक टाइप में होती है फैक्टोरियल सीक्वेंस की टाइप। और ये फैक्टोरियल सीक्वेंस होता क्या है मैं आपको लेट मी शो यू। कि फॉर एग्जांपल इसको लिखते हैं 1 डिवाइडेड बाय 1 फैक्टोरियल इंटू 1 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल इंटू 1 डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल इंटू 1 डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल। तो अगला नंबर क्या होगा अगर मैं आपसे पूछूं? अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई देखो एक सीक्वेंस है, जिस सीक्वेंस से 1 बाय 1 फैक्टोरियल है, 1 बाय 2 फैक्टोरियल है, 1 बाय 3 फैक्टोरियल है, 1 बाय 4 फैक्टोरियल है। अगर अब मैं आपसे पूछूंगा मुझे कोई बता सकता है कि अगला नंबर क्या होगा? तो आई गेस आप तमाम बच्चे बोलेंगे सर ये तो कोई बेवकूफ भी बता देगा कि अगला नंबर होगा 1 बाय 5 फैक्टोरियल। क्यों? क्योंकि सर देखे ना एक पैटर्न फॉलो हो रहा है। तो दैट्स द पॉइंट। जब आपने ये लफ्ज बोल दिया ना कि एक पैटर्न फॉलो हो रहा है, तो भाई सीक्वेंस यही तो होता है कि एक पैटर्न का फॉलो होना इस सीक्वेंस है। क्लियर है मेरा प्यारा शागिर्द? तो फैक्टोरियल सीक्वेंस का भी जनरल टर्म फॉर्मूला होता है। हर दुनिया में सीक्वेंस का कोई ना कोई जनरल टर्म फॉर्मूला है। तो फैक्टोरियल सीक्वेंस का जो जनरल टर्म फॉर्मूला है इसको मार्क कर लीजिएगा। किसके बराबर होता है मेरे प्यारे शागिर्द? ये होता है सिंपल तरीके से Tn इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल। किताब में Tn की जगह आपको An मिलेगा, दोनों एक ही चीज है। An से ना लिखो कंफ्यूज हो जाओगे। तो आसान चीज क्या है? Tn है। सही है ना? टीएन का मतलब क्या होता है? जनरल टर्म। टीएन का मतलब ही जनरल टर्म होता है। टीएन के लिए फॉर्मूला क्या है? टीएन इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय एन फैक्टोरियल। यानी कि आपसे जहां तक की भी सीक्वेंस मांगा हुआ होगा आप सिंपल तरीके से जनरल टर्म फॉर्मूले पे सॉल्व कर लोगे। लेट सपोज एग्जामिनर आपसे कहता है, फॉर एग्जाम्पल एग्जामिनर आपको एक क्वेश्चन दे रहा है। एग्जामिनर आपसे क्या कह रहा है कि भैया आपको क्या निकालना है? यू हैव टू फाइंड अ फैक्टोरियल सीक्वेंस
फाइंड दी फैक्टोरियल सीक्वेंस। फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन दिखाता हूँ, एग्जामिनर आपसे कह रहा है फाइंड दी फैक्टोरियल सीक्वेंस, तो एक छोटा सा क्वेश्चन दिखा देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन आपके पास आ जाता है एमसीक्यूज में या पेपर के अंदर कि फाइंड दी फैक्टोरियल सीक्वेंस फॉर दी फॉर दी फर्स्ट 5 टर्म्स, फॉर दी फर्स्ट 5 टर्म्स। ऐसे ही क्वेश्चन पेपर में आ रहा होगा। तो अब देखो, आपको पता है आपने करना क्या है, आपसे क्या मांगा हुआ है, एफएस का मतलब, मैंने एफएस लिखा है, वहां पे फैक्टोरियल सीक्वेंस लिखा हुआ आएगा, मैंने शॉर्ट के अंदर लिख दिया एफएस, एफएस का मतलब फैक्टोरियल सीक्वेंस। आपसे क्या कहा जा रहा है, फैक्टोरियल सीक्वेंस निकालो पहली 5 टर्म्स का। देखो आपके जहन में फौरन से फॉर्मूला आ गया। फॉर्मूला क्या होता है यार, आपके जहन में आएगा, सर हाशिम ने जनरल टर्म फॉर्मूला पढ़ाया था फैक्टोरियल सीक्वेंस का, क्या फॉर्मूला है, टीएन इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय एन फैक्टोरियल। ये सिंपल सा क्या आ रहा है, फॉर्मूला आ रहा है। आपने क्या करना है, आपने सिंपल तरीके से पहली 5 टर्म्स निकाल लेनी है। पहली 5 टर्म्स का मतलब क्या है कि एक दफा आप निकालोगे T1 के लिए, क्योंकि फर्स्ट 5 टर्म्स का मांगा हुआ है, तो पहले T1 के लिए निकालोगे, तो n की जहां जहां n आ रहा है फॉर्मूले के अंदर, वहां पे n की जगह पे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो क्या बन गया, T1 इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 1 फैक्टोरियल। फिर आप सॉल्व कर लोगे T2 के लिए। T2 का मतलब क्या होता है, सेकंड टर्म, T2 कहते ही सेकंड टर्म को है, तो क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। फिर आप क्या कर लोगे, फिर आप सिंपल तरीके से कर लोगे T3 के लिए। T3 के लिए क्या हो जाएगा, 1 डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल। फिर आप कर लोगे, सॉरी, T3 के लिए क्या हो जाएगा, 1 डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल। फिर आप T4 के लिए कर लोगे, T4 के लिए क्या हो जाएगा, 1 डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल। सिंपल, आप कुछ भी नहीं कर रहे, ये जो आपके पास जनरल टर्म फॉर्मूला है ना, इसके अंदर आप वैल्यू को प्लॉट कर रहे हो। फिर आप सिंपली क्या कर लोगे, T5 के लिए, T5 के लिए क्या हो जाएगा, 1 डिवाइडेड बाय 5 फैक्टोरियल। लास्ट में सबको अरेंज करके लिख दोगे, तो 1 फैक्टोरियल किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है, तो क्या आ गया, 1 डिवाइडेड बाय 1। आपके पास 2 फैक्टोरियल क्या होता है, ये 2 के बराबर ही होता है, तो 1/2 आ जाएगा। 3 फैक्टोरियल होता है 6 के बराबर, तो नीचे क्या आ गया, 1/6 T3 के लिए। T4 का 4 फैक्टोरियल होता है 24 के बराबर। बेटा मुझे तो याद है, आपको भी याद होनी चाहिए, बट फिलहाल आप कैलकुलेटर पे भी निकाल सकते हो, कैलकुलेटर पे ऑप्शन होता है फैक्टोरियल का। आपके पास जो बटन होगा ना, आपके पास अगर पुराने वाला कैलकुलेटर है, अल्लाह वाला करे, कैसियो का ब्लू वाला, तो वहां पे देखिएगा जो ऑन का बटन है ना, उसके साथ यहाँ पे बटन बना हुआ होगा फैक्टोरियल का, इस तरह का सिंबल बना हुआ होगा, तो शिफ्ट दबा के लगाओगे, पहले नंबर लिखो, फिर शिफ्ट दबा के उस सिंबल को दबाओगे, तो आपके पास ये चीज आ जाएगी। वाइल अगर आपके पास कैसियो का व्हाइट कलर का कैलकुलेटर है, FX99IEX सीरीज का व्हाइट कलर का कैसियो का कैलकुलेटर है, तो उसके अंदर कहां पर है, आपको ये जो अंडर रूट का ऑप्शन दिख रहा होगा, इसके नीचे ये एक्स इनवर्स का जो ऑप्शन है, इसके ऊपर छोटा सा बना हुआ होगा ये फैक्टोरियल का सिंबल। तो अगेन इसको लाने का तरीकेकार क्या है, पहले नंबर का ऑप्शन कोई क्लिक करो, कोई भी नंबर लिखो पहले, उसके बाद शिफ्ट दबा के दबाओगे तो ये नीचे आ जाएगा, इस तरीके से। सही है ना भाई, ये बात आपको वैसे मालूम होनी चाहिए, मैंने बता दी। और फिर 5 फैक्टोरियल किसके बराबर होता है, ये होता है 1/120 के। 5 फैक्टोरियल किसके बराबर होता है, 120 के। तो आपसे इस क्वेश्चन में देखो क्या मांगा हुआ था, क्वेश्चन में कहा जा रहा था फाइंड द फैक्टोरियल सीक्वेंस फॉर द फर्स्ट 5 टर्म्स। तो हमने कैसे सॉल्व करा क्वेश्चन को, हमने पहले T1 की वैल्यू निकाली, क्योंकि फर्स्ट 5 टर्म्स मांगी हुई है। फर्स्ट 5 टर्म्स का मतलब क्या है, T1, T2, T3, T4, T5। सही है ना, तो हमने एक दफा T1 के लिए सॉल्व करा, फिर T2 के लिए कर लिया, फिर T3 के लिए किया, फिर T4 के लिए किया, फिर T5 के लिए किया। और जब सारी टर्म्स आ गई तो उन सबको एक सीक्वेंस के तौर पे लिख दिया। ये आपकी T1 आ गई, ये आपकी टर्म 2 आ गई, ये आपकी टर्म 3 आ गई, ये आपकी टर्म 4 आ गई, ये आपकी टर्म 5 आ गई। सही है ना, पहली टर्म को टर्म 1 कहते हैं, सेकंड ऑब्वियसली सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म। तो हमने एक तरीके से सीक्वेंस के अंदर लिख भी दिया, तो पहली 5 टर्म्स का आंसर आ गया। सिंपल सा क्वेश्चन था भाई, मुझे बताओ इसमें क्या मसले की बात है, मुझे बताइए इसमें क्या प्रॉब्लम की बात है। बच्चे बच्चे सॉल्व करते हैं भाई, नर्सरी क्लास के हमारे मुल्क के अंदर, ये बहुत बेसिक सी चीज है भाई। क्लियर है मेरे प्यारे शागिर्दों, इजी है ना भाई, सबका मुझे जवाब चाहिए, इजी है कि इजी नहीं है, जल्दी से मुझे बताओ भाई, इजी है कि इजी नहीं है। बेटा इजी नहीं है, इजी बनाया गया है, दोनों में बड़ा डिफरेंस होता है। क्लियर है भाई यहाँ तक की बात सबको। लेट सपोज मैं आपको एक और क्वेश्चन दिखा देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल आपसे मैं कहता हूँ फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म्स। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हूँ, क्वेश्चन आपके पास ये एज इट इज पेपर में आएगा इंशाल्लाह। सही है ना, बड़ा मजे का क्वेश्चन है। क्या कह रहा है एग्जामिनर, एमसीक्यूज के अंदर दे सकता है, कहता है फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म्स, find the first 3 terms in factorial sequence, find the first 3 terms in a factorial sequence, find the first 3 terms in a factorial sequence, find the first 3 terms of the factorial sequence, या ऑफ द सीक्वेंस भी सिंपल कह सकते हैं, फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस। और आगे उसने आपको कंडीशन क्या दे दी, आगे उसने कंडीशन दे दी विद ए एन, या इसको टी एन कर लो, बात एक ही है, इसको ए एन लिखो, टी एन लिखो, बात एक ही होती है। ए एन इज इक्वल टू 2 की पावर n डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल। अब देखो ये जो क्वेश्चन आ रहा है ना, ये बड़ा ब्रिलियंट क्वेश्चन है, लिटरली बहुत ब्रिलियंट क्वेश्चन है। आपसे इस क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है,
और इस क्वेश्चन ने आपको ये भी नहीं बताया हुआ फैक्टोरियल सीक्वेंस है कि नहीं है। मगर ये बात कोई अंधा भी पहचान सकता है कि फैक्टोरियल का सिंबल आ रहा है तो जाहिर सी बात है फैक्टोरियल सीक्वेंस ही है, क्योंकि क्वेश्चन में आपसे सीक्वेंस मांगा हुआ है, इस क्वेश्चन में सीक्वेंस का जिक्र है, सही है ना। अब जरा बात समझिएगा, मैं बात एक्सप्लेन कर देता हूँ। क्वेश्चन क्या आ रहा है पेपर के अंदर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपसे कहा जा रहा है फाइंड द फर्स्ट थ्री टर्म्स, यानी कि आपको क्या क्या फाइंड करना है, आपको टी1 फाइंड करना है, आपको टी2 फाइंड करना है, आपको टी3 फाइंड करना है। अच्छा, टी और ए भाई एक ही चीज होती है, बार बार मत पूछिएगा मुझसे टी एन हो या ए एन हो, ये बात एक ही है। तो मैं इसको टी1 टी2 टी3 लिखूं या A1 A2 A3 लिखूं, तीनों एक ही टर्म्स हैं भाई। तीनों दोनों का चीजों का मतलब एक ही होता है, टर्म वन टर्म टू टर्म थ्री, इसका मतलब भी वही है, टर्म टू वन टर्म टू टर्म थ्री, सही है ना भाई, एक ही चीज है। अच्छा, इस क्वेश्चन में आपसे क्या कहा जा रहा है, एग्जामिनर आपसे कह रहा है कि फाइंड द फर्स्ट थ्री टर्म्स, यानी कि आपको टर्म वन टर्म टू टर्म थ्री फाइंड करनी है, किसकी, आपको एक सीक्वेंस गिवन है। अब देखो एग्जामिनर ने क्वेश्चन में बताया हुआ नहीं है कि सीक्वेंस कैसा है, एग्जामिनर ने कहीं नहीं जिक्र किया ये सीक्वेंस कौन सा है, एग्जामिनर ने कहा कि इसकी फर्स्ट थ्री टर्म्स को आपने खुद फाइंड करना है। अब जो नल्ला बच्चा होगा ना, जो निकम्मा बच्चा होगा, फाइंड नहीं कर सकता, वो बोलेगा सर पता नहीं कैसे सॉल्व करेंगे। हालांकि अच्छा बच्चा जो होगा वो देखेगा कि भाई ये जो डंडा लगा हुआ है, डंडा मारने के लिए नहीं है, किसके लिए है, ये फैक्टोरियल का सिंबल है। तो जब सीक्वेंस मांगी भी है और फैक्टोरियल की एक तुम्हें टर्म गिवन है, तो इसका मतलब क्या है, तुम्हें फैक्टोरियल का सीक्वेंस फाइंड करना है। अब क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट क्या है उसको समझो। इस क्वेश्चन के अंदर एग्जामिनर ने तुम्हें अपने पास से एक जर्नल फॉर्मूला दिया हुआ है, ये एग्जामिनर ने तुम्हें दिया हुआ है कि भाई तुमने इस क्वेश्चन को अगर सॉल्व करना है तो इस जर्नल टर्म पे सॉल्व करना है। तो ऐसे क्वेश्चंस ही पेपर में आएंगे सीक्वेंसेस के अंदर, कि भाई तुम्हें एग्जामिनर ने खुद से एक सीक्वेंस दे दी, एक जर्नल फॉर्मूला दे दिया, कहता है कि भाई ये सीक्वेंस है, इसके ऊपर बताओ फर्स्ट थ्री टर्म्स क्या होंगी। इसमें क्या मसले की बात है, यानी कि एग्जामिनर ने खुद से मुझे एक सीक्वेंस दे दिया कि भाई तुम्हारे पास ये सीक्वेंस एग्जिस्ट कर रहा है, तुमने इस सीक्वेंस के मुताबिक फर्स्ट थ्री टर्म्स को फाइंड करना है। बहुत इजी कॉन्सेप्ट है भाई, बच्चे बच्चे सॉल्व करेंगे, एटलीस्ट मेरे बच्चे तो लाजमी सॉल्व करेंगे, मेरे शागिर्द जो मुझसे पढ़ रहे हैं, किसी और निकम्मे से पढ़ रहे हो तो गारंटी ले नहीं सकता मैं उसकी, सही है ना। तो कैसे निकालोगे भाई, पहली टर्म, पहली टर्म का मतलब क्या है, वन का वन आ जाएगा, तो टू की पावर वन इंटू एन की जगह पे क्या आ जाएगा, वन फैक्टोरियल। फिर ए टू के लिए निकाल लोगे, अगेन मैं इसको ए वन कहूं या टी वन कहूं, बात एक ही है, ये बात 10 दफा बता चुका हूं, दोबारा बता देता हूं। हो सकता है कोई मेरा मासूम सा बच्चा बोले कि सर मुझे नहीं पता चला था इसलिए मैंने दोबारा बता दी। ए टू के लिए देखो जर्नल फॉर्मूला क्या है, ये रहा, तो एन की जगह पे क्या आ जाएगा, क्योंकि सेकंड टाइम के लिए कर रहा हूं, एन की जगह पे टू आ जाएगा, और नीचे भी एन की जगह पे क्या आ जाएगा, टू आ जाएगा। फिर टी थ्री के लिए करेंगे तो क्या बन जाएगा, ए थ्री इक्वल टू टू की पावर एन में क्या है, एन की जगह पे क्या आ जाएगा, थ्री का थ्री, और नीचे भी एन चूंकि आ रहा है तो एन की जगह पे सिर्फ एन को चेंज करना है। आप में से कोई प्यारा बच्चा ये ना बोले कि सर इस टू को क्यों नहीं चेंज करा, अबे ये टू तो फॉर्मूले का है भाई, एन को खाली चेंज करोगे, तो इतना लेजेंडपन शो मत करना मेरा बेटा, सही है ना भाई। और नीचे भी एन की जगह पे क्या आ जाएगा, सिंपली आपके पास आ जाएगा एन की वैल्यू, क्या है एन की वैल्यू, थ्री, थ्री फैक्टोरियल आ गई, थर्ड टर्म के लिए निकाल लेते। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, भाई टू फैक्टोरियल टू ही होता है और नीचे वन फैक्टोरियल क्या होगा, वन ही होता है। अच्छा, यहाँ पे क्या है देखो, टू की पावर वन, चूंकि टू ही होती है तो इसने इसको एलरेडी लिख दिया, और नीचे डिवीजन में वन फैक्टोरियल का वन फैक्टोरियल। इधर देखो टू का स्क्वायर क्या होता है, टू का स्क्वायर फोर होता है, और टू फैक्टोरियल किसके बराबर होता है, टू के बराबर होता है, सही है ना। फोर डिवाइडेड बाई टू का मतलब क्या, आंसर में टू आ जाएगा। अच्छा, टू की पावर क्यूब क्या होता है मेरे प्यारे शागिर्दों, टू की पावर क्यूब होता है एट के बराबर, और थ्री फैक्टोरियल क्या होता है भाई, थ्री फैक्टोरियल होता है सिक्स के बराबर। तो इसको सिंप्लीफाई कर लो, टू फोर जार एट, टू थ्री जार सिक्स, तो ये बन गया फोर डिवाइडेड बाई थ्री। तो आपके पास फर्स्ट थ्री टर्म्स क्या क्या आ गई, इनको सीक्वेंस के तौर पे लिख दो, टू कॉमा फोर डिवाइडेड बाई थ्री, ये आपके पास फर्स्ट टर्म्स थ्री टर्म्स आ गई इस पर्टिकुलर फॉर्मूले के ऊपर सीक्वेंस की। यानी कि पहली टर्म क्या है, टी वन, दूसरी टी टू, तीसरी टी थ्री। ये टी वन टी टू टी थ्री का मतलब क्या होता है, टर्म वन टर्म टू टर्म थ्री। इसको आप ए वन ए टू ए थ्री भी लिख सकते हो, बात एक ही है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो क्वेश्चन कैसा है भाई, बहुत मजे का क्वेश्चन है कि देखो इस क्वेश्चन में आपसे एग्जामिनर कह रहा है कि फर्स्ट थ्री टर्म्स को आपने फाइंड करना था, आपको जनरल टर्म एग्जामिनर ने खुद दी हुई है यहाँ पे। यहाँ पे उसने आपको अलग से नहीं कहा कि भाई कोई फैक्टोरियल सीक्वेंस है, ये है वो है, यहाँ पे ऑब्वियसली फैक्टोरियल का क्वेश्चन मौजूद है, मुझे मालूम है, मगर इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने अपने पास से एक जनरल टर्म दी हुई थी, अपने पास से कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, अपने पास से एक जनरल फॉर्मूला दे दिया कि भाई इस फॉर्मूले के हिसाब से मुझे फर्स्ट थ्री टर्म बता दो। तो इसमें मसले की बात क्या है, जब फर्स्ट थ्री टर्म्स मांगी हुई है तो सिंपल तरीके से जहां एन आ रहा है वहां बारी बारी क्या करोगे,
वहां बारी बारी n की वैल्यूज पुट करोगे, एक दफा 1, एक दफा 2, एक दफा 3, सिंपल तरीके से तुम्हारा तीनों के ऊपर आंसर आ जाएगा इस तरीके से, और तुम्हारा क्वेश्चन क्या हो गया, सॉल्व हो गया। तो भाई इस तरह के क्वेश्चन एमसीक्यूज के अंदर बहुत ज्यादा आते हैं। देखो अगर मुझसे पढ़ रहे हो ना, मैं आपको साथ साथ शॉर्ट ट्रिक्स बताऊंगा, ऐसे क्वेश्चंस एमसीक्यूज में बहुत ज्यादा आएंगे। देखो अभी हम लोग सीक्वेंस की बेसिक बातें डिस्कस कर रहे हैं, अगर ये बातें आपको समझ में आएंगी तो चैप्टर 4 समझ में आएगा, अगर ये बातें समझ में आएंगी तो चैप्टर 4 आसान लगेगा। वरना चैप्टर 4 के अंदर तो लोग रो जाते हैं भाई, सीक्वेंस सीरीज कोई आसान चीज थोड़ी है मेरे प्यारे बच्चे। तो अगर इसको साथ साथ समझोगे तो इंशाल्लाह सारी बात क्लियर हो जाएगी। क्लियर है भाई? तो लास्ट सीक्वेंस के ऊपर मूव करेंगे। लास्ट सीक्वेंस का नाम क्या होता है? लास्ट सीक्वेंस का एक बड़ा फेमस नाम है, इसको कहते हैं पास्कल सीक्वेंस। इसका नाम क्या है? पास्कल सीक्वेंस। एक बड़े मशहूर साइंटिस्ट गुजरे पास्कल साहब, ये उनके नाम पे रखा गया सीक्वेंस है। और इस सीक्वेंस का नाम क्या है भैया? पास्कल सीक्वेंस। सही है ना भाई? पास्कल सीक्वेंस क्या है क्या नहीं है, पहले मैं एक्सप्लेन कर देता हूं कि भाई पास्कल सीक्वेंस की खास बात क्या है। मेरे प्यारे शागिर्दों, पास्कल सीक्वेंस की खास बात यह है कि भाई इसमें दो तरह के कॉन्सेप्ट्स हैं, एक सिंपल सीक्वेंस है, एक पास्कल ट्राइंगल है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अगर ये समझ में आएगा तो आपको दो चैप्टर्स में हेल्प मिलेगी, एक चैप्टर नंबर 4 में और एक बाइनोमियल थ्योरम के अंदर भी, वहां पे भी पास्कल का कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा है। सही है ना मेरे प्यारे शागिर्दों? इसको तरीके से पढ़िएगा। पास्कल सीक्वेंस के अंदर सबसे पहले जो कॉन्सेप्ट आता है वो आता है पास्कल ट्राइंगल का। पास्कल ट्राइंगल ऑल्दो बहुत डिटेल्ड टॉपिक है, बट मैं आपको सिंपल इस ट्राइंगल को बनाने का तरीका सिखा रहा हूँ यहाँ पे कि पास्कल ट्राइंगल होता क्या है। पास्कल ट्राइंगल बेसिकली हमारे पास होता है कि अरेंजमेंट, पास्कल ट्रायंगल कहलाता क्या है? बेसिकली कहलाता है अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स के ऊपर। हम बेसिकली अपने नंबर्स को अगर अरेंज करते हैं ना, और ये नंबर्स कौन से होते हैं हमारे? जो हमें बाइनोमियल थ्योरम पे मिलते हैं। जब हम अपने बाइनोमियल थ्योरम्स के ऊपर नंबर्स को अरेंज करते हैं, उनके कोफिशिएंट्स को अरेंज करते हैं, तो उनकी शॉर्ट ट्रिक जो होती है वो शॉर्ट ट्रिक सर पास्कल ने बताई थी। उन सर पास्कल ने शॉर्ट ट्रिक का नाम रखा था पास्कल ट्राइंगल। ये बड़े मजे का ट्राइंगल है, आपको बहुत अच्छा लगेगा भी पढ़ के। अभी खाली मैं कुछ बेसिक बातें बता रहा हूँ ताकि वो बच्चे जो उनको शौक होता है ना कि भाई उन्हें पता चले फॉर्मूला क्या है, तो मैं फॉर्मूला पहले मैंने एक्सप्लेन कर दिया कि पास्कल ट्राइंगल क्या होता है। ये यूजुअली ये कॉन्सेप्ट यूज होता है बाइनोमियल थ्योरम्स के अंदर। बाइनोमियल थ्योरम्स के अंदर जो कोफिशिएंट्स होते हैं हमारे पास, उनके कांस्टेंट्स और उनके नंबर्स वगैरह को फाइंड करने के लिए थ्योरम सबसे बेस्ट होता है अगर कैलकुलेटर अलाउ नहीं है किसी भी टेस्ट के अंदर, स्पेशली नस्ट हो गया, आईबी हो गई, वहां पे। तो वहां पे बच्चे को सिखाते हैं, बट चूंकि आपको सिखाना है इसलिए जरूरी है क्योंकि आपके कोर्स का हिस्सा है। अच्छा, अब देखो ये ट्राइंगल क्या कहता है कि भाई तुम सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे नंबर 1 से। सबसे पहले हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं? 1 से। अब जो भी आपने नंबर 1 लिया ना, उसको एज इट इज आपने एक दफा लेफ्ट हैंड साइड पे उतार देना है, एक दफा राइट हैंड साइड पे उतार देना है। सही है भाई? ये काम भी कर दिया। अब क्या करेंगे? अब सिंपल तरीके से आप इन दोनों नंबर्स को अगर ऐड कर दो तो 1 + 1 क्या बनेगा? ये आपके पास बन जाएगा सिंपल तरीके से 2 के बराबर। तो जो लेफ्ट हैंड साइड है उसको एज इट इज एक दफा उतारोगे, राइट हैंड साइड को एक दफा एड उतारोगे, और 1 + 1 का सम क्या आ गया आपके पास? 2 के बराबर आ गया। क्लियर है? अब क्या करोगे? अगेन ये जो लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर आपके पास 1 आ रहा है, इसको एज इट इज एक दफा लेफ्ट साइड पे उतार दोगे, एक दफा राइट साइड पे उतार दोगे, और आपके पास जो ये 1 और 2 का सम होगा क्या बन जाएगा? 3। इधर भी आएगा, इधर भी 2 + 1 क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। पास्कल ट्राइंगल की खास बात ये होती है कि आप लेफ्ट हैंड साइड से देखोगे, राइट हैंड साइड से देखोगे, हमेशा आंसर आपके सिमिलर बनेंगे। फॉर एग्जाम्पल 1 2 1, 1 3 इधर से भी है, 1 3 इधर से भी है। कैसे? देखो कैसे फॉर्म कर रहे हैं पास्कल ट्राइंगल। जो भी मेरा आउटर मोस्ट नंबर है उसको एडिट एक दफा उतार दो, इसको एडिट एक दफा उतार दो। सही है? अब जो अंदर वाले नंबर इनका सम ले लो, 1 + 3 क्या बन गया? यहाँ पे 4 आ जाएगा। इधर भी देखो 3 + 1 क्या बन गया? इधर 4 आ जाएगा। और इधर 3 + 3 क्या बन गया आपके पास? 6 बन गया, इधर 6 आ जाएगा। अभी ऐसे आगे बढ़ता जाता है कि भाई ये जो लेफ्ट आपकी एक्सट्रीम लेफ्ट है इसको भी एडिट उतार दो, एक्सट्रीम जो आपकी राइट आ रही है इसको भी आप क्या कर दोगे? एक दफा एडिट उतार दोगे। अब क्या करोगे? 1 + 4। अब जो दो नंबर्स होते हैं हमेशा आगे पीछे वाले नंबर्स आपस में ऐड होते हैं, जैसे 1 4 है, क्या हो गया? ऐड हो गया 5। ये देखो ये 4 1 है, ये क्या हो जाएगा? आपस में ऐड 5। फिर ये 4 6 क्या हो जाएगा? आपस में ऐड 10। ये 6 4 क्या आपस में हो जाएगा? 10। हमेशा याद रखिएगा पास्कल ट्राइंगल के अंदर चाहे आप इधर से गिनना स्टार्ट करो, इधर से गिनना स्टार्ट करो, हमेशा आंसर सेंटर के ऊपर सिमिलर मिलता है दोनों तरफ से। पास्कल ट्राइंगल दोबारा से एक्सप्लेन कर देता हूँ। पास्कल ट्राइंगल सिंपल सा ट्राइंगल है। आप सिंपल तरीके से क्या करते हो? पहले आप सिंपली 1 को लिखते हो, तो जो भी आपने नंबर लिखा उसको आप एक दफा लेफ्ट हैंड साइड पे लिखोगे और राइट हैंड साइड पे लिखोगे, तो जो भी आपका नंबर है ये हर एक का एक सेम ट्रायंगल बनेगा भाई, किसी का अलग नहीं बन सकता। सही है ना? तो आपने एक दफा सिंपल अपने नंबर को लिखना है, जो भी आपका नंबर है हमेशा 1 होगा ऑब्वियसली, तो 1 को लिखोगे। फिर अगली लाइन के ऊपर एक दफा लेफ्ट हैंड साइड पे 1 लिखोगे, राइट हैंड साइड पे लिखोगे। अब इन नंबर्स को आप जो एक्सट्रीम लेफ्ट के नंबर जो एज इट इज कॉपी होते जाते हैं, उनमें कुछ चेंज नहीं करना होता, तो आपने दोबारा से एक दफा 1 लेफ्ट पे उतारा, एक दफा 1 उतारा राइट के ऊपर।
आपस में दोनों को ऐड करा तो क्या आ गया आपके पास 2 आ गया, सही है ना। अब ये बढ़ती जाएगी सीरीज। अब अगले स्टेप पे गया, दोबारा से जो एक्सट्रीम लेफ्ट के ऊपर 1 है, एक्सट्रीम राइट पे 1 है, उनको एड उतार दिया। अब देखो, अब आपने क्या करना है, अब जो बीच के नंबर्स को आपस में ऐड करना है। जैसे ये जो 1 है, ये 3 में जब ऐड हुआ तो क्या आ जाएगा मेरे पास, सिंपल तरीके से पहले इनको कर लो। जब ये 1 2 में ऐड हुआ तो सिंपल तरीके से क्या आ गया, 3 आ गया। यहाँ से भी जब ये 2 इस 1 में ऐड होगा तो क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो सीक्वेंस मिल गया मुझे। अब क्या करूंगा, अब सिंपल तरीके से फर्दर सिंप्लीफाई करूंगा। कैसे कि भाई, जो आपके पास एक्सट्रीम की पोजीशंस होती हैं उनको एज इट इज उतारते हैं, और जो बीच की पोजीशन होती है उनको ऐड कर रहे होते हैं। कि अब देखो, ये दोबारा से एक्सट्रीम लेफ्ट के ऊपर था, इसको ऐड उतार दिया, 1 आ गया। ये भी एक्सट्रीम राइट के ऊपर था, इसको ऐड उतार दिया। बीच के नंबर्स हमेशा ऐड होते हैं, तो 1 + 3 क्या हो जाएगा, 4 हो गया। इधर देखो 3 + 1 क्या हो गया, 4 हो गया। और बीच में देखो क्या है, 3 3, ये 6 हो गया। सही है। फिर अगले स्टेप पे चला गया। अगले स्टेप के ऊपर देखो, अगेन एक्सट्रीम के नंबर्स को एज इट इज उतारेंगे। सही होता, ऐड उतार दिया। बीच के नंबर्स क्या होते हैं, ऐड। 1 + 4 क्या हो गया, 5 हो गया। 4 + 1 क्या हो गया, 5 हो गया। इधर देखो, यहाँ पे क्या हो गया, 4 + 6 10 हो गया। 6 + 4 10 हो गया। हमेशा याद रखिएगा, पास्कल ट्रायंगल की खास बात ये होती है कि आप लेफ्ट हैंड साइड से गिनना स्टार्ट करो, राइट हैंड साइड से। सेंटर के ऊपर पहुंच के इधर से भी वही आंसर आएगा जो इधर से भी आएगा। आसान भाषा में, जो लेफ्ट हैंड साइड से नंबर्स होते हैं, राइट हैंड साइड से भी नंबर्स वही रहते हैं, सेम रहते हैं, चेंज नहीं होते। इस ट्रायंगल को हम कहते हैं पास्कल ट्रायंगल। इस ट्रायंगल का फायदा ये होता है कि जो पहली टर्म है, पहली जो आपको लाइन मिली है, ये n = 0 पे मिल रही होती है। ये n = 1 है, ये n = 2 है, ये n = 3 है। देखो ना, 0 1 0 1 2 3। फिर ये n = 4 पे मिल रही है, और ये वाली n = 5 पे मिल रही है। तो ये जो ट्राइंगल होता है, इस ट्राइंगल को हम पास्कल ट्राइंगल कहते हैं। यहाँ पे n के मायने क्या होते हैं, n आपके पास कहला रहा होता है कि आप किस टर्म के लिए फॉर्म कर रहे हो। यानी कि मैं पास्कल ट्राइंगल n अगर 2 के लिए फॉर्म कर रहा हूँ, तो लेट सपोज मेरे आंसर्स क्या होंगे, सिंपल ये 2 वाली रो मेरा आंसर होगी। मैं अगर n = 1 के लिए सॉल्व कर रहा हूँ तो 1 और 1 मेरा आंसर होगा। मैं अगर n = 4 के लिए सॉल्व करूँ तो इस तरीके चौथी वाली रो मेरा आंसर होगी। तो ये पास्कल ट्रायंगल बेसिकली कहलाता है। दैट्स द बेसिक ब्यूटी ऑफ द पास्कल ट्रायंगल। देखो, इसमें बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये कॉन्सेप्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको मैंने बहुत तरीके से आपको एक्सप्लेन कर दिया। मैं दोबारा बता देता हूँ, पास्कल ट्रायंगल में कुछ भी मुश्किल नहीं है। ये ट्रायंगल हमेशा 1 से स्टार्ट होगा, सेंटर में 1 लिखोगे, फिर एक दफा उन 1 1 को ऐसे कॉपी कर देते हो। फिर देखो, ये जो आपके पास एक्सट्रीम लेफ्ट और एक्सट्रीम राइट वाले 1 होते हैं, इनको एडिटिव दोबारा लिखते हो नीचे एक्सट्रीम लेफ्ट एक्सट्रीम राइट पे, और बीच के नंबर को खाली ऐड कर रहे हो, तो बीच में क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। सही है। फिर इसी तरीके से देखो, एक्सट्रीम लेफ्ट पे 1 दोबारा आ गया, एक्सट्रीम राइट पे 1 दोबारा आ गया। बीच के नंबर्स को ऐड करोगे तो 1 + 2 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3। इधर भी देखो 2 + 1 क्या हो जाएगा, 3। इस तरीके से पास्कल ट्रायंगल चल रहा होता है। और ये जो आपको चीज मिल रही है ना, किसके लिए मिल रही होती है, एन के लिए। कि जो पहली रो होती है ये 0 के लिए होती है, दूसरी रो 1 के लिए होती है, तीसरी रो 2 के लिए होती है, 0 से स्टार्ट हो रही होती है नंबरिंग सीक्वेंस। तो तीसरी रो किसके लिए होती है, चौथी रो 3 के लिए। अब आपको कोई भी एन की वैल्यू फाइंड करनी होगी, कोई भी आपको सीक्वेंस फाइंड करना होगा, आप हमेशा पास्कल ट्रायंगल में देख लिया करोगे। ये बहुत सिंपल सा ट्रायंगल होता है, सही है ना भाई। मैंने आपको पूरी चीज डिटेल में आई गेस एक्सप्लेन कर दी। याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। कल को जब किसी भी जगह पे जाओगे, पास्कल ट्रायंगल बहुत काम आएगा इंशाल्लाह। सही है मेरा प्यारा बच्चा। इसको आप खुद से भी एक दफा हाथ से बना ले तो बहुत अच्छी बात है। वीडियो को स्टॉप करके एक दफा खुद से भी हाथ से बना ले तो आपके लिए बेहतरी हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं कि भाई, पास्कल ट्रायंगल, पास्कल सीक्वेंस को समझने के लिए हमें सबसे पहले क्या बनाना पड़ता है, पास्कल ट्रायंगल। तो मैंने आई होप आपको पास्कल ट्रायंगल बनाना अब सिखा दिया है। अब फाइनली मैं आपको सिखा देता हूँ पास्कल सीक्वेंस क्या होती है। तो मेरे प्यारे प्यारे शागिर्दों, पास्कल सीक्वेंस क्या होती है, पास्कल सीक्वेंस बड़े मजे का कॉन्सेप्ट है। पास्कल सीक्वेंस क्या है कि भैया, अभी हमने पास्कल ट्रायंगल को समझ लिया, पास्कल सीक्वेंस के ऊपर मूव कर रहे हैं। पास्कल सीक्वेंस बेसिकली अगेन एक ऐसा सीक्वेंस आ रहा है जिसके अंदर बेसिकली हमारे पास एक स्पेशल हम फॉर्मूला यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, एक स्पेशल फॉर्मूला यूज करते हैं। और इस पर्टिकुलर फॉर्मूले का नाम क्या होता है, इसको पास्कल सीक्वेंस फॉर्मूला कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको एग्जाम्पल दूं, तो बेटा अब हम लोग फाइनली पास्कल सीक्वेंस के ऊपर मूव कर रहे हैं। मैंने अभी आपको पास्कल ट्रायंगल पढ़ाया था। पास्कल ट्रायंगल पढ़ाने के पीछे रीजन क्या थी, अब आपको पास्कल सीक्वेंस देख के समझ में आएगी। हो सकता है आप में से कोई बच्चा सोच रहा हो, सर ये पास्कल ट्रायंगल क्यों पढ़ा रहे हैं, पास्कल सीक्वेंस पढ़ना था, पास्कल ट्रायंगल क्यों पढ़ाया था। अब आपको पता चलेगा। देखो, पास्कल सीक्वेंस का जो जनरल फॉर्मूला होता है, जिस तरह फैक्टोरियल सीक्वेंस का हमने पढ़ा या हमने नॉर्मल सीक्वेंस का पढ़ा, सही है ना, तो उस तरीके से ट्रायंगुलर सीक्वेंस का जैसे हम लोगों ने पढ़ा था, वैसे ही पास्कल सीक्वेंस का जनरल फॉर्मूला है। और ये जनरल फॉर्मूला क्या है, पहले जरा इसको समझो। पास्कल सीक्वेंस का जनरल फॉर्मूला होता है टी एन इज इक्वल टू एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय एन माइनस का आर फैक्टोरियल इनटू आर फैक्टोरियल, जो कि दर हकीकत कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला भी होता है। मगर ये क्वेश्चन एज इट इज सॉल्व नहीं होता, इसके लिए बड़े पापड़ बेलने पड़ते हैं। ये आपको जो फॉर्मूला दिख रहा है ना, ये इतना आसान फॉर्मूला है नहीं।
अच्छा, यहाँ पे हमेशा याद रखिएगा कि जो n की वैल्यू होगी ये बड़ी होती है या बराबर होती है r से, कभी भी छोटी नहीं हो सकती है। अब देखो पास्कल सीक्वेंस का क्वेश्चन सॉल्व कैसे होगा, बात जरा समझिएगा, बात बड़ी इंपॉर्टेंट करने वाला हूं। अभी जो आपके सामने मैंने क्वेश्चन लिखा है ना, ये तो मैंने एक सिंपल सा फॉर्मूला लिखा है पास्कल सीक्वेंस का। अब पास्कल सीक्वेंस का फॉर्मूला अप्लाई कैसे करते हैं और क्या रीजन थी कि मैंने आपको पास्कल ट्राइंगल पढ़ाया था, अब आपको समझ में आएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे कहता हूं कि फाइंड द पास्कल सीक्वेंस व्हेन n इज इक्वल टू 3। मैं आपसे क्या कहता हूं, फाइंड द पास्कल सीक्वेंस व्हेन n इज इक्वल टू 3। फाइंड द पास्कल सीक्वेंस व्हेन n इज इक्वल टू 3। सही है ना, मैंने आपको n की वैल्यू दे दी, n की वैल्यू क्या है 3। अब आप सोच रहे होंगे कि सर पास्कल सीक्वेंस फाइंड करना है, पास्कल सीक्वेंस के जर्नल फॉर्मूले में आर भी आ रहा है, आपने आर की वैल्यू तो दी नहीं है, तो आर कैसे निकालेंगे। तो मेरा प्यारा बच्चा आर हम बारी बारी निकालते हैं, यानी कि सबसे पहले आर इज इक्वल टू 0 पे फॉर्मूला ये अप्लाई करेंगे, फिर आर इज इक्वल टू 1 पे करेंगे, फिर आर इज इक्वल टू 2 पे करेंगे, फिर आर इज इक्वल टू 3 पे करेंगे, फाइनली हमें पास्कल सीक्वेंस मिलेगा। कैसे, आइए समझाता हूं कि भाई एक दफा ये फॉर्मूला, चूंकि आपको सिर्फ n गिवन होता है, तो r क्या होता है, r आप बारी बारी निकालोगे। लेट सपोज अगर पास्कल सीक्वेंस आपको 12 का निकालना है ना, तब भी r0 r1 r2 r3 बारी बारी फॉर्मूला अप्लाई करके टोटल 13 आंसर्स निकालोगे पास्कल सीक्वेंस से। क्लियर है, अब समझ में आया कि पास्कल सीक्वेंस का फॉर्मूला मुश्किल क्यों होता है, क्यों मैंने पास्कल ट्रायंगल पढ़ाया था, अभी वो आगे बताऊंगा। अभी पहले पास्कल सीक्वेंस से निकालते हैं, आओ जरा। सिंपल सा फॉर्मूला है, देखो n की वैल्यू गिवन है 3, तो 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 माइनस का 0 फैक्टोरियल इनटू r फैक्टोरियल क्या हो जाएगा 0 फैक्टोरियल। ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग कि 0 फैक्टोरियल बराबर होता है 1 के, 0 फैक्टोरियल बराबर होता है किसके, 1 के। मैथ्स का बेसिक थ्योरम है। ओके, सिंपल तरीके से 3 फैक्टोरियल बाय 3 माइनस 0 फैक्टोरियल करके सॉल्व कर लोगे, आंसर आ जाएगा आपके पास। सही है ना भाई, आपके पास आंसर आ जाएगा, आई गेस 1 ही आ रहा होगा, चेक कर लीजिएगा, मेरे ख्याल में 1 ही आपके पास आ रहा होगा। अच्छा, फिर r इज इक्वल टू 1 पे सॉल्व करोगे, कैसे सॉल्व करोगे, ऊपर अगेन सिंपल फॉर्मूला लिखोगे, क्या है फॉर्मूला n फैक्टोरियल, और इस केस में r की वैल्यू क्या होगी 1 के बराबर, तो क्या बन जाएगा, नीचे आ जाएगा 3 माइनस का 1 फैक्टोरियल इनटू क्या हो जाएगा सिंपल r फैक्टोरियल यानी कि 1 फैक्टोरियल। 1 फैक्टोरियल भी 1 के बराबर होता है, सही है ना भाई। तो क्या हो जाएगा 3 फैक्टोरियल ऊपर आ गया 6, 3 माइनस का 1 फैक्टोरियल क्या हो जाएगा 2 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल। 1 फैक्टोरियल 1 ही होता है, लिखने की जरूरत नहीं है, तो 2 फैक्टोरियल क्या होता है 2 के बराबर, 2 3 6, तो आंसर क्या आ गया 3 के बराबर। फिर r इज इक्वल टू 3 पे यही फॉर्मूला अप्लाई करोगे, n की वैल्यू 3 गिवन है आपको क्वेश्चन में, तो क्या बन गया 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 माइनस का 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल क्या होता है 6 के बराबर, 3 में से 2 निकालोगे 1 बचेगा, 2 फैक्टोरियल 2 ही होता है। अगेन यहाँ पे भी क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। फिर r इज इक्वल टू 3 पे सॉल्व करोगे, r इज इक्वल टू 3 पे आंसर क्या आएगा, अगेन 3 फैक्टोरियल मेन फॉर्मूला यूज करोगे, 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 माइनस का 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। तो क्या हो जाएगा भैया, सिंपल तरीके से ये भी आपके पास उसके बराबर आ जाएगा, 1 के बराबर आ जाएगा। तो आपके पास पास्कल सीक्वेंस क्या मिल गई, जब n इज इक्वल टू 3 है, जब n इज इक्वल टू 3 है, तो बेसिकली आपको पास्कल सीक्वेंस क्या अचीव हुई, ये आपको अचीव हुई 1,3,3,1। यानी कि जब आपके पास n की वैल्यू 3 है, तो उसके ऊपर आपको जो पास्कल सीक्वेंस मिली है वो क्या मिली है, ये मिली है। समझ में आया, कितना मजे से सॉल्व करा इतना लंबा काम। अब जरा आपको एक शॉर्ट ट्रिक दिखाता हूं। तो बेटा जो मैंने पास्कल ट्राइंगल पढ़ाया था उसको देखो, उसके ऊपर n इज इक्वल टू 3 कहाँ है, यहाँ पर है। यहाँ पे जल्दी से देखो कि आपको कुछ गलती से कोई सीक्वेंस दिख रही है। आप लोग बोलेंगे सर दिख रही है, सर ये देखें हमें तो सीक्वेंस वही मिल गई 1,3,3,1, और ये तो विद इन सेकेंड्स आ गया था, इसीलिए पास्कल ट्राइंगल पढ़ाया था। सर क्या मतलब, क्या दोबारा जल्दी से एक्सप्लेन करेंगे पूरी बात को, बिल्कुल कर दूंगा। भाई पास्कल ट्राइंगल के अंदर बच्चे के पास दो तरीके होते हैं। आपके पास पास्कल सीक्वेंस का जब कभी क्वेश्चन आएगा, तो बहुत दफा पेपर में हो सकता है एमसीक्यूज में आपसे कहा जाए पास्कल सीक्वेंस निकालो n इज इक्वल टू 12 की या n इज इक्वल टू 8 की। अब आप अगर पास्कल सीक्वेंस के फॉर्मूले के ऊपर चले जाओगे ना, तो भाई r से लेके आपको r12 तक के निकालने पड़ेंगे। r0 के लिए निकालोगे, r1 के लिए, क्यों, क्योंकि सीक्वेंस फाइंड करने के लिए ऑब्वियसली बारी बारी
तमाम टर्म्स का निकालोगे ना, तो आपको n की वैल्यू, लेट सपोज एग्जामिनर कहता है कि भाई n की वैल्यू 8 है, लेट सपोज एग्जामिनर कहता है n की वैल्यू 8 है, तो n तो तुम्हें मिल गया। अब तुम r 0 रखोगे पहले, फिर r 1 रखोगे, फिर 2 रखोगे, फिर 3 रखोगे, 4 5 6 7 8, तो ये अजाब बन जाएगा। इसीलिए शॉर्ट ट्रिक होती है पास्कल ट्रायंगल। भाई मुझे n की वैल्यू 8 रख निकालनी है, कोई मसले की बात नहीं है, पास्कल ट्रायंगल हाथ के हाथ बन जाएगा। पास्कल ट्रायंगल बनाना मैंने आप लोगों को सिखा दिया, कैसे बनाते हैं पास्कल ट्रायंगल। सबसे पहले 1 लिखो, फिर यहाँ पे साइड में इसको कॉपी कर दो, फिर अगेन जो देखो जो एंड वाली चीज होती है वो एंड वाली चीज एज इट इज कॉपी होती है, बीच वाली चीजों को ऐड करते रहो। तो 1 + 1 क्या हो गया, बीच में 2 आ गया, फिर अगेन ये एंड वाले 1 1 एज इट इज रहेंगे, बीच वाले नंबर्स ऐड हो जाएंगे, 2 + 1 3 हो गया, इधर भी 2 + 1 3 हो जाएगा। फिर इस तरह चलता जाएगा भाई, चलता जाएगा, मजे का कॉन्सेप्ट है। इससे आसान कोई चीज एग्जिस्ट नहीं कर सकती दुनिया के अंदर। अगर कर रही है तो मुझे बता दो, और ये आसान है नहीं, आसान बनाया गया है मेरा बेटा। क्लियर है भाई? 3 + 1 क्या हो जाएगा, 4, 3 + 3 क्या हो जाएगा, 6, 3 + 1 क्या हो जाएगा, 4। चलते जाएगा भाई। इधर देखो एंड वाली टर्म्स को एज इट इज लिख दोगे, बीच वाली टर्म्स को ऐड करवा दोगे। 4 6 क्या होता है, 10, 6 4 10, 4 1 5, फर्दर सॉल्व कर लो, 1 1, 5 1 क्या हो गया, 6, 10 5 क्या हो गया, 15, 10 10 क्या हो गया, 20, 10 5 क्या हो गया, 15, 5 1 क्या हो गया, 6। क्या मसले की बात है? और मैंने तो आपको इसकी एक शॉर्ट ट्रिक भी बता दी कि हमेशा याद रखिएगा, पास्कल ट्रायंगल के अंदर जो लेफ्ट हैंड साइड से साइड बनना स्टार्ट होती है, राइट हैंड साइड से भी वही बनती है। यानी कि अगर यहां से 1 6 15 बन रहा है तो यहां से भी 1 6 15 बनेगा। याद रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। यहाँ से 1 5 10 बन रहा है, यहाँ से 1 5 10 बनेगा, यहाँ से 1 4 6 है तो यहाँ से 1 4 6 बनेगा। पास्कल ट्रायंगल की सबसे खूबसूरती होती है कि आपको पता चल जाता है अभी गलती है कि नहीं है। सही है ना? इसी तरीके से यहाँ पे देखो क्या बन गया, 1 का 1 इधर, 1 का 1 ऐड करना है सिंपली। 6 1 7, 6 15, 15 और 6 का इजाफा करोगे तो क्या बन जाएगा, 21। सिंपल तरीके से 25 और 20, सॉरी 15 और 20, 15 और 20 क्या हो गया, 30 और 35। सही है ना भाई? अगेन 15 और 20 क्या हो जाएगा भाई, 20 15 35, 6 15 6, 15 और 6 तुम्हारे पास 21, 6 और 1 7। देखो हर जगह से सीक्वेंस सेम बनेगा। अब देखो देखो लेट सपोज तुम्हें n इज इक्वल टू 8 के लिए फाइंड करना था। किसके लिए फाइंड करना है, पास्कल सीक्वेंस n इज इक्वल टू 8 के लिए। अगर तुम्हारे साथ का कोई नमूना जो किसी नॉर्मल गली मोहल्ले की ट्यूशन वाली बाजी से पढ़कर आ रहा है और उसने उसको ये पास्कल सीक्वेंस का फॉर्मूला रटवाया हुआ है, तो वो बैठ के अभी फॉर्मूला ही बना रहा होगा। अभी वो बैठ के क्या कर रहा होगा, फॉर्मूला बना रहा होगा। और उसके बजाय तुम जैसे इंटेलिजेंट बच्चे जो कॉन्सेप्ट लेके बैठे हुए, जिसको पास्कल ट्रायंगल समझ में आ गया, वो बोलेगा सर इसमें क्या मसले की बात है, मुझे मालूम है कि पहली रॉ होती है n इज इक्वल टू 0 के लिए, फिर होती है n इज इक्वल टू 1 के लिए, फिर होती है n इज इक्वल टू 2 के लिए, फिर होती है n इज इक्वल टू 3 के लिए, फिर होती है n इज इक्वल टू 4 के लिए, फिर होती है n इज इक्वल टू 5 के लिए, फिर होती है n इज इक्वल टू 6 के लिए, फिर होती है n इज इक्वल टू 7 के लिए। अभी भी 8 नहीं आया, तो अभी 8 लाना पड़ेगा। 8 लाने के लिए एक दफा और करना पड़ेगा। तो जल्दी से कर लो, क्या मसले की बात है। क्या बन गया भाई, कोने के अंदर 1 1 एज इट इज आएगा। 7 और 1 बराबर होता है 8 के, 7 और 1 बराबर होता है 8 के, 7 और 21 बराबर होगा, 21 + 7 बराबर होता है 28 के, 21 35 बराबर होता है 35 प्लस का 21 बराबर होगा किसके, 56 के। सही है ना भाई? 35 35 बराबर होगा 30 और 70 के, 35 21 बराबर होगा हमारे पास किसके, अगेन 56 के, 21 और 7 बराबर होगा अगेन 28 के। तो ये जो आपके पास फाइनली रॉ आई, ये n इज इक्वल टू 8 की आई, तो जो पास्कल सीक्वेंस आपको मिलेगा वो आपका ये आंसर होगा। तो अगर जो बच्चा फॉर्मूले पे सॉल्व कर रहा होगा बेटा, उसकी जिंदगी निकल जाएगी। तो ये आपको विद इन शॉर्ट ट्रिक आपको मिल गया। तो पास्कल ट्रायंगल का ये फायदा होता है कि आपको पास्कल सीक्वेंस अगर निकालने को दी हुई है, आपको n की वैल्यू दी जाएगी। इतनी बड़ी वैसे n की वैल्यू आएगी नहीं, जस्ट टू बी वेरी ऑनेस्ट, बट आपकी जो किताब का एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 6 है, उसमें n की वैल्यू 8 गिवन थी। तो इसीलिए मैंने जानबूझ के आपको ये चीज करवा दी ताकि वो चीज आपके लिए बड़ी आसान बन जाए। अब आपके लिए हलवा है भाई। अच्छा बच्चा वो है जिसको सारी बातें क्लियर हो जाए, अच्छा बच्चा वो है जो घर पे बैठ के प्रैक्टिस करेगा। तो आज के लेक्चर के अंदर मैंने आपको पूरी एक्सरसाइज 4.1 एक्सप्लेन कर दी है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं आपको 4.1 के सारे क्वेश्चन समझा दूंगा, सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व करवा दूंगा। वैसे अगर आप चाहें, अगेन देखो मैं तो आपसे कहूंगा
करने वाला बच्चा घर पे आराम से कर सकता है। देखो जब मैंने आपको पूरा एक्सरसाइज 4.1 समझा दी ना, अब कुछ बचा नहीं है 4.1 के अंदर। अब आप चाहो तो क्वेश्चंस को खुद से भी बैठ के सॉल्व कर सकते हो, वरना मैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह सारे के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करवाऊंगा। वरना मैंने आज की क्लास में सब कुछ सॉल्व करवा दिया है। अगर आपने आज का लेक्चर समझ लिया तो मैंने 4.1 पूरी पढ़ा दी है भाई। ये सब जो मैंने पढ़ाया है, सीक्वेंस क्या होता है, सीरीज क्या होता है, पास्कल सीक्वेंस क्या है, पास्कल ट्रायंगल क्या है, ट्रायंगुलर सीक्वेंस क्या, मैंने 4.1 पूरी सॉल्व करवा दी है। अब जो पढ़ने वाला बच्चा है, जो बाकी अपने मुस्तकबिल से सीरियस है, उसके लिए इशारा काफी है। वो अपने घर पे बैठ के आज पूरी की पूरी एक्सरसाइज 4.1 को खुद से सॉल्व कर सकता है, इजीली सॉल्व कर सकता है, क्योंकि मेरा कॉन्सेप्ट अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा था। अगर आप में से किसी भी बच्चे को मसला हो तो अगेन आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो, मैं कभी मना नहीं करता अपने शागिर्दों को, सही है। दूसरे नंबर के ऊपर जो बात कहूंगा, आई होप कि अब आपको ये चैप्टर बड़ा इजी लग रहा होगा। मुझसे बहुत सारे बच्चे कह रहे थे चैप्टर नंबर 4 पहले पढ़ा देंगे, चैप्टर 4 बहुत मुश्किल है। तो मेरे प्यारे बच्चों, चैप्टर 4 पहले भी बच्चों को मुश्किल लगता था, पहले चैप्टर 6 के नाम से होता था, अब ये चैप्टर 4 के नाम से। तो बाखुदा मुश्किल नहीं है, बहुत मजे का कॉन्सेप्ट है, बस साथ साथ चीजों को फॉलो करें। और अगर आपको ये चीजें ईजी लग रही है ना, तो भाई ये इजी नहीं है। अगर जैसे मैं आपसे पूछता हूँ इजी है, तो आप लोग कहते हो इजी है, तो बेटा इजी नहीं है, इजी बनाई गई है। और ये बनाई मैंने आपके लिए कि यार आप इसको घर पे बैठ के प्रैक्टिस करो, वरना फायदा नहीं रहेगा इतनी मेहनत करने का। देखो इतनी मुश्किल से अगर मैं आपको ये चीज कन्वे कर रहा हूँ, इतनी मेहनत से कन्वे कर रहा हूँ, तो आपका भी कोई फायदा होगा, आपकी भी कोई जिम्मेदारी है। आपकी जिम्मेदारी क्या है कि भाई घर पे बैठ के अपना होमवर्क लाजमी करो, जो मैं होमवर्क आपको देता हूँ। देखो मैं आपके साथ हूं ना हूं, मैं आपके घर पे मौजूद हूं ना हूं, मगर आप अपनी कमिटमेंट करो अपने आप से। वो कमिटमेंट क्या है कि भाई आपने लेक्चर को आज ले लिया, इस लेक्चर का अब आपने प्रैक्टिस सॉल्व करनी है। एक्सरसाइज 4.1 के क्वेश्चंस को बैठ के आप सॉल्व करोगे, सारे के सारे क्वेश्चंस को। इस जो भी आज की क्लास में हम लोगों ने पढ़ा, इसको फेयर कॉपी पे बैठ के उतारोगे, इसको फेयर कॉपी के ऊपर बैठ के लाजमी उतारोगे, एक एक पॉइंट को उतारोगे। भाई अगर आप चाहते हो कि आपकी इंटर के अंदर 100 में से 100 नंबर है मैथ्स में, तो आपके इजीली आ सकते हैं। अगर आप मेरे बारे में नहीं जानते, बेटा अनीस हुसैन के किसी कैंपस में आके पूछ लेना हाशिम ज़ा कौन थे, हाशिम ज़ा कौन है, अल्हम्दुलिल्लाह। या अगर आपके कोई बड़े बहन भाई किसी भी नस्ट वगैरह में बैठे हुए थे, मस्त नूमी, क्योंकि मेरे चैनल के ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 4 साल के अंदर हजारों बच्चों ने पढ़ा, लाखों बच्चों ने उस चीज को एक्सेस किया, उस चीज को देखा, जो मैंने नस्ट लेवल के लेक्चर्स या आईबी लेवल के लेक्चर्स या ई कैट एप्टीट्यूड के या बी कैट के लेक्चर्स डाले थे। तो अब जब मैं इंटर वाली साइड को थोड़ा फोकस करके पढ़ा दूं, तो मैं चाहता हूँ कि भाई वो बच्चा जो इंटर के अंदर से अपना कॉन्सेप्ट लेके नहीं आता, वो कॉन्सेप्ट लेकर है। और ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप पढ़ो, अगर आप मेहनत से पढ़ोगे तभी तो आप कामयाब होगे ना। तो बस लास्ट में एक बात कहूंगा, 4.1 में चाहूंगा सारे बच्चे खुद से सॉल्व करें, वरना मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर इंशाल्लाह 4.1 पूरी सॉल्व करवा के डाल दूंगा। सही है ना भाई? तो कुछ बचा नहीं है, मैंने वैसे सब कुछ पढ़ा ही दिया आपको, बट सॉल्व आपने लाजमी करना है उसको, क्योंकि ये एक्सरसाइज एमसीक्यूज के लिए भी इंपॉर्टेंट है, प्लस ये एक्सरसाइज को अगर समझोगे तो 4.2 समझ में आएगी इंशाल्लाह। तो यहीं पे इस क्लास को ऑफ करूंगा, इस उम्मीद के साथ, खैरियत के साथ कि आप जहाँ हैं, जैसे हैं, हमेशा खुश रहें, अपने आप को पॉजिटिव कामों में एंगेज करें, मुझे हमेशा दुआओं में याद रखें। जजाक अल्लाह, थैंक यू सो मच, अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। मोहम्मद हाशिम जिया साइनिंग ऑफ।